नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आपको या आपके फैमिली में अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है और उन्हें एक दवा क्लोज़ापिन दी जा रही है उनके सिम्पटम्स को कम करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको एक ऐसे कम पहचाने जाने वाले पर बहुत ही कॉमन खतरे के बारे में आपको बताऊंगा जो कि क्लोज़ापिन दवा के साथ जुड़ा है। क्लोज़ापिन दवा जो कि एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दवा है, जिसे सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक दवा भी कहते हैं। ये उन पेशेंट्स में दी जाती है जिनको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया होता है। मतलब ऐसे लोग जिनको कि स्किज़ोफ्रेनिया है, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, नेगेटिव सिम्पटम्स या कुछ ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया वाले सिम्पटम्स हैं जो कि उनके किसी भी दवा से दूर नहीं हो रहे। कोई भी आमतौर पर दी जाने वाली दवाइयाँ जिसमें टिपिकल एंटीसाइकोटिक या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कोई भी हो सकती हैं, इनमें से ये दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। डॉक्टर जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा अलग-अलग दवाइयों को यूज़ कर चुके हैं, प्रिस्क्राइब कर चुके हैं और कई हफ्तों तक इन दवाओं को यूज़ करने के बाद भी पेशेंट में ना के बराबर सिम्पटम्स में रिलीफ आ रहा है। कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा रिलीफ आ जाता है, कभी थोड़ी एंग्जायटी कम हो जाती है, थोड़ा नींद अच्छी आ जाती है, पर इसके अलावा पेशेंट के सिम्पटम्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब कि ये दवाएँ ब्रेन के अंदर जिस हिस्से में काम करनी चाहिए, वहाँ काम नहीं कर पा रही हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयाँ जब काम नहीं करती और डॉक्टर कम से कम 6 हफ्ते तक इन दोनों दवाओं को यूज़ कर चुके होते हैं, मतलब कुल मिला के 12 हफ्ते, एटलीस्ट 12 हफ्ते तक यानी कि 3 महीने तक कोई असर जब नहीं आता दवाओं का, तो उस केस में क्लोज़ापिन दवा सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होती है और ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है क्लोज़ापिन दवा। क्लोज़ापिन दवा के कई सारे ब्रांड नेम्स होते हैं, जैसे कि कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवा है सीज़ोपिन और इसका एक कॉमन दूसरा ब्रांड है क्लोज़ारिल। इसी के साथ और कुछ नाम हैं जैसे कि लोज़ापिन, स्किज़ोरिल, ज़ेपोरिल, क्लोमाक। कुछ ऐसी दवाइयाँ आपको शायद आपके डॉक्टर दे रहे होंगे। इसमें जो मेन केमिकल है वो क्लोज़ापिन है। स्किज़ोफ्रेनिया के करीब 30% पेशेंट्स को ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया होता है। मतलब अगर देखा जाए तो 30% पेशेंट ऐसे हैं जिन पर एक टाइम के बाद दवाइयाँ काम करनी करीब-करीब बंद कर देती हैं। ये वो पेशेंट होते हैं जो बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत डिल्यूजनल हो सकते हैं, हैलुसिनेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और इनको कई बार हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ सकता है, रिलैप्स इनका आता रहता है। ये पेशेंट्स अक्सर बड़े डिस्टर्ब रहते हैं और इनकी डे टू डे लाइफ में इनको मैनेज करना फैमिली मेंबर्स के लिए करीब-करीब नामुमकिन सा हो जाता है। ये पेशेंट्स अपने लिए और दूसरों के लिए भी बहुत खतरनाक होते हैं। सुसाइडल बिहेवियर्स भी इनके हो सकते हैं, वॉयलेंट बिहेवियर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया अनमैनेजेबल रह जाएगा, मतलब इसके सिम्पटम्स कम नहीं होंगे, तो धीरे-धीरे सिम्पटम्स में इंक्रीज़ होता जाता है। पेशेंट्स की कंडीशंस और ज़्यादा बुरी होती जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी दवा दी जाए जो बहुत इफ़ेक्टिवली इन पेशेंट्स को शांत कर पाए। तो इन्हीं में एक दवा होती है क्लोज़ापिन। क्लोज़ापिन सबसे पहली बार 1958-1959 में इंट्रोड्यूस की गई थी और 1971 से इसे ऑफिशियली स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाने लगा। स्विट्ज़रलैंड में पहली बार यूज़ की गई थी और 1980-90 के दशक तक आते-आते इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी थी और इसको बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जाने लगा। 1950-60 के दशक में जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसिन्स थी, वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ होती थीं। पर 1990 के दशक के बाद से एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ ज़्यादा यूज़ की जाने लगी हैं क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं और ये ज़्यादा अच्छा रिलीफ पेशेंट्स को देती हैं। क्लोज़ापिन दवा के बाकी सभी एंटीसाइकोटिक दवाओं की तरह कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिन्हें एडवर्स इफ़ेक्ट्स कहा जाता है। जैसे कि ड्राउज़ीनेस हो सकती है, डिज़ीनेस हो सकती है, इम्बैलेंस जैसा लग सकता है, बॉडी को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, रेस्टलेसनेस, हेडेक, ये कुछ सिम्पटम्स देखने में आते हैं। और भी इनके अलावा बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स इनके रिपोर्ट किए गए हैं लिटरेचर में। क्लोज़ापिन को लेकर एक वार्निंग दी जाती है कि क्लोज़ापिन की वजह से ब्लड डिस्क्रेजिया करके कुछ बीमारियां हो सकती हैं। मतलब ब्लड के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, ब्लड सेल्स होते हैं जैसे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, कुछ ऐसे इनके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स पेशेंट्स के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। तो इसलिए क्लोज़ापिन को देते टाइम डॉक्टर्स पेशेंट्स का अक्सर ब्लड टेस्ट रेगुलरली कराते हैं
और इनको लेकर काफ़ी सारी प्रिकॉशंस दी जाती हैं और कई मामलों में डॉक्टर्स कुछ टाइम के बाद अगर देखते हैं कि पेशेंट का वाइट ब्लड सेल्स का काउंट जो है अगर वो कम हो गया है, जिसे ए ग्रेनुलोसाइटोसिस कहते हैं, अगर कुछ ऐसी बीमारी हो गई है पेशेंट को, तो ये दवा छुड़ानी भी पड़ती है। और इस तरह के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत कॉमनली रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि ए ग्रेनुलोसाइटोसिस बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत कॉमनली हर पेशेंट में तो देखने में नहीं आता, पर फिर भी इसका एक ऐसा साइड इफेक्ट है ये जिसकी वजह से पेशेंट के ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क रहते हैं। क्लोजापिन की वजह से देखे जाने वाले कुछ ऐसे ही एडवर्स इफेक्ट्स में से एक बहुत ही कॉमनली देखे जाने वाला इफेक्ट है जिसको कहा जाता है सुपर सेंसिटिविटी साइकोसिस, या जिसे रीबाउंड साइकोसिस भी कहा जाता है। और इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस है वो है कि इस टॉपिक के बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस कर सकूं, इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे सकूं और कुछ चेतावनी भी दे सकूं, और आपको क्लोजापिन दवा को छोड़ने से होने वाले खतरों के बारे में बता सकूं। क्लोजापिन दवा को जब छोड़ा जाता है, डिसकंटिन्यू किया जाता है, तो उससे बहुत से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। और क्लोजापिन दवा जो है वो विड्रॉल सिम्टम्स लाने के लिए पॉपुलर है, मतलब ये बहुत सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स ला सकती है। तो आमतौर पर तो पेशेंट्स होते हैं वो जानते हैं कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में ना के बराबर पेशेंट्स अवेयर होते हैं। इनफैक्ट फैमिली मेंबर्स भी अवेयर नहीं होते। जैसे कि दूसरी कुछ साइकेट्रिक दवाइयां होती हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां या बेंजोडाइजेपिन जैसी एंग्जोलिटिक दवाइयां, इनके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। उसी तरह से एंटीसाइकोटिक के भी छोड़ने के बाद होने वाले कुछ ऐसे सिम्टम्स जब अपीयर करते हैं उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अल्कोहल छोड़ने के बाद अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, या कोई लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं उनको ड्रग्स छोड़ने के बाद जब उनको ड्रग नहीं मिलता तो उनके अंदर बहुत क्रेविंग होती है और बहुत से फिजिकल सिम्टम्स आते हैं जिन्हें कि विड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है। इसी तरह जब क्लोजापिन दवा डिसकंटिन्यू कर दी जाती है, जो कि पेशेंट्स कई वजह से अचानक से छोड़ देते हैं, कभी कभी मिस भी हो जाती है दवा, दवा खत्म हो गई, नई दवा नहीं ला पाए या किसी वजह से मिस हो गई, तो दवा के छूटने की वजह से होने वाले विड्रॉल सिम्टम्स क्लोजापिन के मामले में देखे जाते हैं, जो कि बाकी किसी भी एंटीसाइकोटिक दवा के मुकाबले काफी सीवियर होते हैं। करीब एक हफ्ते के अंदर ये सिम्टम्स जो है वो देखने में आ जाते हैं जब पेशेंट्स इन्हें छोड़ देते हैं, और 3 से 4 हफ्ते के अंदर ये सिम्टम्स काफी बढ़ जाते हैं, काफी सीरियस हो जाते हैं। क्लोजापिन को छोड़ने से होने वाले विड्रॉल सिम्टम्स 4 तरीके की कैटेगरी में देखे जा सकते हैं। एक होते हैं कॉलिनर्जिक सिम्टम्स, जैसे कि नॉजिया, डायरिया, डिलीरियम, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, इंसोम्निया, डिस्टोनिया। वहीं दूसरे सिम्टम्स होते हैं सेरोटोनर्जिक सिम्टम्स जिन्हें कहा जाता है, जैसे एजिटेशन, क्लोनस, हाइपर रिफ्लेक्सिया। इसी के साथ जो 2 साइकोटिक टाइप के जो सिम्टम्स आते हैं उनमें होते हैं कैटाटोनिया और रीबाउंड साइकोसिस। कैटाटोनिया एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, और उसी के साथ जो साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं उनमें डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, थॉट डिसऑर्डर, कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने में आ जाते हैं। अब पेशेंट अगर दवाई ले रहा था, काफी टाइम तक अगर उसने दवाई ली, या थोड़े टाइम के लिए भी भले ही दवाई ली हो उसने, और वो छोड़ देता है दवा को, तो कुछ ही दिनों से कुछ ही हफ्तों के अंदर उसके अंदर साइकोटिक सिम्टम्स वापस आ सकते हैं। और इस बार विड्रॉल के तौर पे ये जो सिम्टम्स आते हैं, ये इनिशियल जो साइकोटिक सिम्टम्स थे उसके, जिसके लिए उसको दवा मिल रही थी, उससे भी ज्यादा सीवियर और इंटेंस हो सकते हैं। और यही कुछ ऐसी खास बातें ध्यान रखने की हैं जब आप क्लोजापिन दवा को छोड़ देते हो। कई बार ऐसा देखने में आया होगा, शायद आपके एक्सपीरियंस में भी आ गया होगा, या तो अगर आप दवा लेते हैं या आपके कोई फैमिली मेंबर दवा लेते हैं, कि दवा छोड़ने के कुछ दिन बाद ही पेशेंट की कंडीशन बहुत सीवियर हो गई होगी। पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया होगा। पिछली बार शायद उसको हॉस्पिटलाइज कराना नहीं पड़ा होगा, पर इस बार शायद बिना हॉस्पिटलाइज किए पेशेंट को मैनेज ही नहीं किया जा पाया होगा। हो सकता है पेशेंट वायलेंट हो गया हो, क्योंकि डिल्यूजन्स होंगी, थॉट डिसऑर्डर्स होंगे, तो पेशेंट के बिहेवियर में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत से बदलाव आ जाते हैं। और क्योंकि क्लोजापिन के विड्रॉल से ये सिम्टम्स सीवियर होते हैं, इसलिए ज़्यादातर केसेस में पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ जाता है, और कई बार पेशेंट को ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी भी देनी पड़ सकती है। कई बार इलाज लेते टाइम पेशेंट के इन सिम्टम्स के बारे में नहीं पता चल पाता कि ये पेशेंट की जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वही थोड़ी सी वर्स हो गई है, या ये दवा छोड़ने के बाद आने वाले विड्रॉल सिम्टम्स हैं। क्योंकि इन्हें साइड इफेक्ट्स के तौर पे तो देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो पेशेंट के अपने डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस हैं। इनफैक्ट कई बार नए डिल्यूजन्स और नए हेलुसिनेशंस भी पेशेंट दिखा सकता है जो कि पहले उसे थे ही नहीं।
क्योंकि बीमारी जब वर्स होगी तो बीमारी के वर्स होने में नए नए सिम्टम्स भी पेशेंट पकड़ सकता है। और कई बार डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं समझ पाते कि ये शायद क्लोज़ापिन के विड्रॉल की वजह से हुए हैं, और ज़्यादातर मामलों में यही समझा जाता है कि पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो गई, वर्स हो गई। और इस वजह से ध्यान जो है वो पूरा दवा की तरफ नहीं जा पाता, क्योंकि अगर ये बात एक्नॉलेज हो जाएगी कि दवा छोड़ने की वजह से विड्रॉल सिम्टम्स के तौर पे साइकोसिस आया है, तो अगली बार पेशेंट ज़्यादा सतर्क रहेगा दवा छोड़ने के लिए। पर क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि पेशेंट की बीमारी ही सीवियर हो गई है, इसलिए दवा की इंपॉर्टेंस और दवा को छोड़ने की सिग्निफिकेंस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जा पाता। और यही वजह है कि पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स भी कई बार बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हैं इन दवाओं के साथ। पेशेंट भी, क्योंकि उसको इंसाइट नहीं है, वो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करता है या करती है, उसके अंदर गुस्सा है, वायलेंट है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, इस वजह से पेशेंट के अंदर तो टेंडेंसी बनी ही रहती है इन दवाओं को छोड़ने की। पर फैमिली मेंबर्स भी इस चीज को कई बार लाइटली लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती, क्योंकि कई बार डॉक्टरों ने आपको बताया ही नहीं होता कि इन दवाओं को छोड़ने के कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ना ही सिर्फ क्लोज़ापिन को छोड़ने से आने वाले दूसरे विड्रॉल सिम्टम्स ज्यादा सीवियर होंगे, जल्दी आएंगे, साथ ही साइकोटिक सिम्टम्स जो दोबारा से आते हैं, जिसे रीबाउंड साइकोसिस कहते हैं, ये भी बहुत खतरनाक होता है, और इसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन सीवियर होती है, पेशेंट और भी ज्यादा अपनी लाइफ में डिसेबल्ड हो जाता है। इसी रिबाउंड साइकोसिस को दूसरा नाम दिया गया है सुपर सेंसिटिविटी साइकोसिस, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट के ब्रेन में पाए जाने वाले D2 रिसेप्टर्स, जो कि डोपामिन के रिसेप्टर्स होते हैं, वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसको सुपर सेंसिटिविटी साइकोसिस कहा गया है, या इसको DSP भी कहते हैं, मतलब डोपामिन सुपर सेंसिटिविटी साइकोसिस। ना ही केवल डोपामिन रिसेप्टर्स के लिए, क्लोज़ापिन के विड्रॉल से सेरोटोनिन और एसिटाइल कोलाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनके रिसेप्टर्स की भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो सेरोटोनर्जिक एसिटाइल कोलाइन वाले विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं। एक शोध हुआ जिसमें वैज्ञानिकों ने देखा कि जिन लोगों को लंबे टाइम से क्लोज़ापिन दवा से इलाज मिल रहा था, उन्होंने जब ये दवा लेनी छोड़ी तो उसके बाद बहुत जल्दी रैपिड ऑनसेट हुआ उनके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स का, और करीब 40 से 50% पेशेंट्स में ये विड्रॉल सिम्टम्स देखने में आए। इसी के साथ एक और शोध ने यह भी दिखाया कि क्लोज़ापिन दवा को छोड़ने से आने वाला साइकोटिक रिलैप्स ना ही सिर्फ ज्यादा सीवियर होता है, जबकि इसके आने के 5 गुना चांस ज्यादा होते हैं उन एंटीसाइकोटिक दवाओं के मुकाबले जो कि ट्रेडिशनल कैटेगरी में आती हैं, मतलब टिपिकल एंटीसाइकोटिक दवाएं, जैसे हेलोपेरिडोल, फ्लूपेंथिक्सोल, फ्लूफेनाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, इन दवाओं के मुकाबले। तो क्लोज़ापिन दवा जो है उससे आने वाले विड्रॉल ना ही सिर्फ सीवियर होते हैं, कई सारे शोध, बहुत सारे रिसर्चेज में पिछले कई दशकों से बहुत अच्छा एविडेंस मौजूद है कि क्लोज़ापिन के विड्रॉल सिम्टम्स और इससे आने वाला साइकोटिक रिलैप्स ना ही सिर्फ ज्यादा सीवियर होता है, दूसरी दवाओं के मुकाबले इसका रिस्क भी ज्यादा होता है। 4, 5, 8, 10 गुना तक ज्यादा रिस्क हो सकता है कि साइकोटिक रिलैप्स हो जाए। इसलिए क्लोज़ापिन के विड्रॉल को लाइटली नहीं लिया जा सकता, दूसरी किसी दवा से कंपेयर करके इसको सेम नहीं समझा जा सकता। बहुत से पेशेंट जिन्होंने क्लोज़ापिन दवा ली है, वो शायद अपने पहले एपिसोड में या इससे पहले कोई दूसरी दवा ले रहे होंगे जिसको उन्होंने कभी छोड़ा होगा, पर उन्होंने बहुत ज्यादा विड्रॉल सिम्टम्स एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। और कई पेशेंट्स जब कुछ लंबे समय तक दवाइयां लेते रहते हैं, तो उसके बाद लो डोज पर इन दवाओं से ना ही ज्यादा कुछ सीवियर सिम्टम्स आते हैं, और साथ ही जब पेशेंट लो डोज पे इन दवाओं को छोड़ते हैं तो कोई बहुत एडवर्स इफेक्ट्स देखने में नहीं आते। पर जब उनको दोबारा एपिसोड होता है और इस बार जब उनको सिजोपिन दवा, मतलब क्लोज़ापिन जैसी दवाइयां दी जाती हैं, तो पेशेंट को लगता है जैसे पिछली बार की दवा थी इस बार की भी वैसी होगी। फैमिली मेंबर्स को भी फर्क समझ नहीं आते दवाइयों में। तो ऐसे में जब वो क्लोज़ापिन दवा को छोड़ता है तो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीवियर कंडीशन में अपने को पाता है। इसलिए क्लोज़ापिन को लेकर थोड़ी सावधानियां बरतनी जरूरी है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में अभी बताया आपको कि डॉक्टर्स के लिए भी ये कई बार पहचान पाना मुश्किल होता है कि क्लोज़ापिन के विड्रॉल की वजह से उनका साइकोसिस रिलैप्स हुआ है, या जैसे बाकी कई दवाइयों के मामले में होता है कि जब पेशेंट दवाइयां छोड़ता है तो कुछ टाइम के बाद रिलैप्स हो ही जाता है। बहुत से साइकाइट्रिस्ट, बहुत से डॉक्टर्स खुद भी लेटेस्ट रिसर्च नहीं पढ़ते
इस वजह से उनको पूरा अप टू डेट नॉलेज नहीं होती कि किस तरह से क्लोजापिन के विड्रॉल सिम्टम्स को अंडरस्टैंड किया जाए और किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। क्योंकि एंटीसाइकोटिक दवाओं से होने वाले विड्रॉल सिम्टम्स की मैनेजमेंट बहुत कॉमनली रिकॉग्नाइज नहीं की जाती, बहुत से डॉक्टर्स इसे एक्नॉलेज ही नहीं करते। इनफैक्ट रिसर्च भी इस पर काफी कम हुआ है, क्योंकि अगर एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां या बेंजोडाइजेपिन दवाइयों से अगर कंपेयर किया जाए तो एंटीसाइकोटिक दवाओं में विड्रॉल सिम्टम्स पर रिसर्च कम हुई है। ऐसा नहीं है कि हुई नहीं है, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, पर क्लोजापिन जैसी दवाओं के विड्रॉल सिम्टम्स पर रिलेटिवली कम स्टडीज हैं, जबकि दूसरी कुछ एंटीसाइकोटिक दवाइयां जो कि ज्यादा कॉमनली दी जाती हैं उन पर स्टडीज ज्यादा हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि 30% पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ऑब्वियसली जो पेशेंट होंगे जिनको क्लोजापिन दवा मिल रही है वो बहुत कम होंगे, और ज्यादातर पेशेंट जिनको दवाइयां मिल रही हैं वो दूसरी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मिल रही हैं। तो जो दवाइयां ज्यादा मिलेंगी उन पर रिसर्च भी ज्यादा होगी, और वो दवाइयां ज्यादा सेफ भी होती हैं, क्लोजापिन की तरह बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं लाती, ना विड्रॉल के और ना ये साइकोटिक रिलैप्स वाले। और रिसर्चेस में देखा गया है कि किसी भी देश में, चाहे वो इंडिया हो, एशिया के देश हो, अमेरिकन देश हो या यूरोपियन देश हो, अगर 30% पेशेंट ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया से सफर कर रहे हैं तो हार्डली 8, 10, 15% पेशेंट्स ही ऐसे होते हैं जिनको कि क्लोजापिन दवाई दी जाती है। मतलब ज्यादातर डॉक्टर्स एक्चुअल में बचते हैं क्लोजापिन दवा को प्रिस्क्राइब करने से, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स काफी एजुकेटेड हैं, वो इस दवा को देना ही नहीं चाहते। इसका एक बड़ा कारण ये भी है, ना ही सिर्फ कि विड्रॉल सिम्टम सीवियर होंगे, इस वजह से भी नहीं देते क्योंकि इसकी विड्रॉल को मैनेज कैसे किया जाएगा बहुत से डॉक्टर्स को ये पता ही नहीं होता है, क्योंकि इस पर रिसर्च कम है तो गाइडलाइंस भी अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए ओलेंजापिन या रिस्पेरिडोन दवा अगर पेशेंट छोड़ता है तो डॉक्टर को अच्छा खासा पता है कि कैसे इसके विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज किया जाए, पर क्लोजापिन को छोड़ने से आने वाले विड्रॉल सिम्टम्स को कई बार डॉक्टर्स भी हैंडल नहीं कर पाते। डॉक्टर्स के पास भी बहुत सटीक एक्यूरेट जानकारी नहीं होती, पेशेंट काफी सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है और सुसाइडल भी हो सकता है, वायलेंट हो सकता है। इस वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स बचते हैं क्लोजापिन को प्रिस्क्राइब करने से। और डेटा बताता है कि जैसे मैंने बताया कि 30% लोगों को अगर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया है तो हिंदुस्तान में करीब 12 से 15% इन पेशेंट्स को ही सिर्फ क्लोजापिन दवा मिल रही है। तो बहुत कम प्रतिशत है, मतलब उसका भी 1/3% हो गया। तो इस वजह से इस दवा के लिए सावधानी बरतना जरूरी है, और इसका एक ही तरीका है कि इसके बारे में एजुकेट हुआ जाए। एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को लेकर यूट्यूब की वजह से या और दूसरे रिसोर्सेज की वजह से लोग काफी एजुकेटेड हैं, मतलब धीरे धीरे एजुकेटेड हो रहे हैं। 2-4 साल पहले क्या अगर जमाना देखा जाए तो ना के बराबर लोगों को जानकारी होती थी कि ये दवाइयों के क्या इफेक्ट होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इनको मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि इंटरनेट पर इस पर जानकारी भी मौजूद नहीं थी। और ज्यादातर पेशेंट साइड इफेक्ट्स देख लेते थे, और डॉक्टर्स में भी गूगल जो था वो काफी बदनाम हो गया था। डॉक्टर गूगल करके इसको बोलते थे कि भाई अगर गूगल पर ही देखना है तो हमारे पास क्यों आते हो, डॉक्टर का यही कहना होता था। और डॉक्टर्स अक्सर कहते थे पेशेंट को कि गूगल पे मत जाओ, यूट्यूब पे मत जाओ, वहां पर गलत जानकारी है, ये है वो है, तुम गलत डिसीजन ले लोगे। बात सही है कि यूट्यूब के ऊपर दी गई जानकारी के ऊपर पूरी तरह रिलाई नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं कि वो जानकारी गलत है, इसलिए क्योंकि वो आपके केस में कितनी एप्लीकेबल है ये आप एक वीडियो के माध्यम से नहीं जान सकते। इसलिए क्लोजापिन को लेकर या किसी भी दवा को लेकर अगर मैं भी कोई जानकारी देता हूं तो मैं मान कर ये देता हूं कि मैं जो भी बात कह रहा हूं, इनफैक्ट ये सजेस्ट भी करता हूं अपनी हर वीडियो में कि आपके केस में क्या इशू है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं या किस तरह से मैनेज करना है, ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा। ये वीडियो सिर्फ एक बेसिक जानकारी हमें दे पाती हैं। चाहे मेरी वीडियो हो या चाहे किसी भी डॉक्टर की वीडियो हो, चाहे हिंदी में हो, किसी भी भाषा में हो, इंग्लिश में हो, ये वीडियोस आपको एक बेसिक जानकारी देगी। गूगल पर भी आपको बेसिक जानकारी मिलेगी। इसके बारे में ज्यादा एजुकेट होना जरूरी है, खासकर कि तब जब पेशेंट को लंबे टाइम तक दवा मिलनी होती है और पेशेंट को किसी ना किसी तरह से इन सिम्टम्स के साथ और दवाओं के साथ मैनेज करना पड़ता है। इसलिए प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर जानकारी जरूरी है, जो कि इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको थोड़ा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, और थोड़ा आगे की दूसरी वीडियोस में भी बताऊंगा, और थोड़ा आप खुद भी इसके बारे में जानें। अगर आप थोड़े रिसर्च ओरिएंटेड हैं तो और भी आसानी से आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्यों?
क्योंकि बहुत क्रिटिकल माइंड चाहिए होता है इन जानकारियों पर बिलीव करने के लिए। इस जानकारी को, जो कि मेडिकल जानकारी है, इसको कैसे समझना है, किस तरह से इसको एनालाइज करना है, कैसे क्रिटिकली एग्जामिन करना है, इसके लिए काफ़ी साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए। सिर्फ कहीं लिख दिया किसी ने या किसी डॉक्टर ने या किसी दूसरे पेशेंट ने बोल दिया तो आपको वो कर लेना है, ऐसी भूल में नहीं रहना होता। काफ़ी सारी रिसर्चेस अभी हो रही हैं जो कि इस बारे में है कि क्लोज़ापिन से आने वाले विड्रॉल सिम्टम्स को कम कैसे किया जाए, अगर वो आ जाएं तो उनको मैनेज कैसे किया जाए, एडजंक्ट ट्रीटमेंट कौन से चलाए जाएं, किन दवाओं के साथ इसको ऑगमेंट किया जाए। जैसे कि कुछ दूसरी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दवाइयां हैं जो कि लो डोज पर अगर दे दी जाएं तो वो क्लोज़ापिन के साथ ज़्यादा अच्छा असर लाती हैं, पेशेंट को ज़्यादा अच्छा रिलीफ देती हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म्स पे जाकर ये दवाइयाँ एक्ट करती हैं, जिस वजह से बेटर रिलीफ मिल जाता है। इसलिए क्लोज़ापिन के साथ अक्सर डॉक्टर दूसरी कोई एंटीसाइकोटिक दवा भी दे रहे होते हैं, जैसे कि ओलियान्स देंगे या कोई दूसरी दवा। कई बार कुछ मूड स्टेबलाइजर दवाइयाँ या कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ये भी क्लोज़ापिन के साथ प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं, ताकि क्लोज़ापिन का विड्रॉल सिम्टम भी मैनेज हो जाए और पेशेंट एक बेटर कंडीशन में रहे। तो जो मोटे तौर पर जो स्ट्रेटजी है डॉक्टरों की वो यही है कि इस दवा को अगर हटाना है तो धीरे 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 कम किया जाएगा और इसके साथ कोई दूसरी दवा दी जाएगी ताकि इससे आने वाले इफेक्ट्स को मैनेज किया जा सके। जब इसको छोड़ने की बात आती है, कई बार डॉक्टर्स को कुछ रिस्की सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो कि कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाता है, ल्यूकोपीनिया हो जाता है, कुछ ऐसे रेयर सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट में, बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से डॉक्टरों को डिसकंटिन्यू करानी पड़ती है ये दवा। उस केस में डॉक्टर धीरे 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 विड्रॉ कराते हैं दवा को, धीरे धीरे इसे बंद कराते हैं। डॉक्टर्स भी इसे एकदम बंद नहीं कराते, और अगर डॉक्टर एकदम बंद कराते हैं किसी भी बड़े रिस्क की वजह से तो बहुत एक्सट्रीम सुपरविजन में पेशेंट को एडमिट करके ये कराते हैं। पेशेंट को खुद तो ये दवाइयां बंद करनी ही नहीं होती, बहुत रिस्क होता है इन दवाइयों में। इसलिए कोई भी आपको अगर साइड इफेक्ट आ रहे हो, कोई भी अगर आपको विड्रॉल इफेक्ट्स आ रहे हो, डॉक्टर ने किसी वजह से अगर आपकी दवा का डोज कम भी किया है, दवा का डोज कम करने पर भले वो डॉक्टर ही क्यों ना कर रहा हो, आपकी दवा किसी वजह से छुड़ाना चाहते हैं तो भी आपको विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके बारे में भी डॉक्टर से बात करें ताकि डॉक्टर को पता चले कि आपको कैसे विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, ताकि वो उसका मैनेजमेंट कर सकें। तो ना ही सिर्फ खुद इसको पहचानना समझना जरूरी है, डॉक्टर को भी रिपोर्ट करना जरूरी है। बहुत से केसेस में आप पाएंगे शायद डॉक्टर आपके कहने पर ज्यादा सुनेंगे नहीं, इसके चांस हो सकते हैं। कुछ टाइम आपको फेस करने हैं सिम्टम्स, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर बदल सकते हैं, सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं किसी दूसरे डॉक्टर का, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ के साथ, कंडीशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। ध्यान रखें, क्लोज़ापिन दवा बहुत इफेक्टिव है, पर इसके विड्रॉल से बच के रहना है, उसके लिए जरूरी है कि दवा नहीं छोड़नी। डॉक्टर्स अगर आपको ये दवा दे रहे हैं तो वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपके सिम्टम्स मैनेज हो जाएं, ताकि आपकी बहुत सीवियर कंडीशन जो होती है उसको बचाया जा सके, पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस बढ़ाए जा सकें, पेशेंट को बेटर कंडीशन में लाया जा सके। क्लोज़ापिन दवा के बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं जो दूसरी दवाइयों में नहीं देखने में आते। हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क कम रहता है, सुसाइडल रेट कम रहते हैं। तो ऐसे में अच्छा है कि पेशेंट ये दवा ले और इसको अचानक से छोड़ने से बचे। तो इस वीडियो में जो जानकारी दी पसंद आई हो, वीडियो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।